वेलकम टू आरटी क्लासेस। जैसे कि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेम किए जा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है कंपेयर द रेशियो। क्वेश्चन 1, कंपेयर द रेशियो। तो हमें दो रेशियोज गिवन होंगे और उन्हें हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो पहला रेशियो जो गिवन है वो है 3:4 एंड 5:7। हमें इन दो रेशियो को क्या करना है, कंपेयर करना है। अब हम जानते हैं कि फ्रैक्शन का कंपैरिजन जिस तरीके से किया जाता है सेम टू सेम इधर रेशियो का भी कंपैरिजन बिल्कुल उसी तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 3:4 को हम लिख सकते हैं 3/4 और 5:7 को लिख सकते हैं 5/7। अब यहां पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो होती है वो क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 7 3 जा 21, 4 5 जा 20, 21 और 20 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, 21 ग्रेटर है। और 21 3/4 से आया और 3/4 किससे आया, 3:4 से, क्योंकि रेशियो में हम रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, 3:4 हमारा ग्रेटर रेशियो है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड 7:24 5:12। सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 5/12। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 7 जा 84, 24 5 जा 120। इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, 120। तो हमारा 120 ग्रेटर है और 120 किससे आया, 5/12 से, और 5/12 किससे आया, 5/12 से। तो हमारा जो रेशियो बड़ा होगा कौन सा होगा, 5:12। तो हमने यहाँ पे देखा कि आखिर रेशियो का कंपैरिजन कैसे करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द रेशियो इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 15 मिनट्स एंड 2 आवर्स। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 15 मिनट्स एंड 2 आवर्स। हमें यहां पे क्या करना है, रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज हमें याद रखनी है वो ये है कि जब भी हम रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें उससे पहले हम ये देख लें कि हमारे दोनों रेशियो की जो यूनिट्स है वो क्या सेम है कि नहीं। ठीक है, तो हमारे जो पहली जो क्वांटिटी दी है उसकी यूनिट क्या है, मिनट्स, और सेकंड क्वांटिटी की यूनिट क्या है, आवर्स। तो क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल नहीं। तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से ताकि दोनों यूनिट्स क्या हो जाए, सेम। तो हम आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 15 मिनट्स एंड 2 इंटू 1 आवर 60 मिनट्स होते हैं, तो 2 आवर्स को कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां पे कितना जाएगा, 60 मिनट्स। 15 मिनट्स एंड 120 सेकेंड्स, तो 15 मिनट्स एंड 120 सेकेंड्स। अब हम इसका रेशियो निकालेंगे, तो 15/120। अगर हम इसे कैंसिल करें, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। ये कितना है, 3/24। इसको फर्दर कैंसिल कर सकते हैं, 1/8। तो हमारा जो रेशियो निकल के आया सिंपलेस्ट फॉर्म में, पहले हमारा क्या गिवन था, 15 मिनट्स एंड 2 आवर्स। तो हमारा जो कन्वर्ट क्या है वो कितना है, 1/8। क्या हम इसे रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे 1:8। तो ये हमारा रेशियो जो गिवन था वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन, 8 मिनट्स टू 50 सेकेंड्स। 8 मिनट्स, हम यहाँ पे फिर से मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 8 इंटू 60 टू 50 सेकेंड्स। क्योंकि 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर होता है, तो 8 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से। 8 इंटू 60 480 टू 50 सेकेंड्स। अब हम इसका रेशियो निकालेंगे, तो 480/50 कैंसल आउट। ये दोनों फर्दर कैंसिल नहीं हो सकते, तो हमारा जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 48:5। ये हमारा फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो हमने देखा कि आखिर रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो नंबर गिवन है क्या ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं।
ठीक है। और प्रोपोर्शन में चेक करने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, वो है प्रोपोर्शन की डेफिनेशन की कंडीशन, ठीक है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे, 16, 4, 32, 8। जो प्रोपोर्शन की डेफिनेशन होती है वो कि a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। हम इसे सपोज कर लेते हैं कि ये जो नंबर गिवन है ये a है, ये b है, ये c है और ये क्या है d। अगर इस कंडीशन को इन नंबर से सेटिस्फाई कर दिया तो दैट मींस हमारे जो नंबर गिवन है ये 4, 16, 4, 32 और 8 ये हमारे प्रोपोर्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं, हम इसे a सपोज करते हैं, इसे b, इसे c और इसे d, और इसको सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। तो a कितना है 16 अपॉन b कितना है 4 इज इक्वल टू c कितना है 32 और d की वैल्यू कितनी है 8। अब हम इसे क्या करेंगे, कैंसिल करके देखेंगे। अभी ये जो दिख रहा है 16 अपॉन 4 इज नॉट इक्वल टू 32 अपॉन 8 क्योंकि इक्वल नहीं दिख रहा है। बट हम इसे कैंसिल करके अगर देखें, सिंप्लीफाई करके अगर देखें तो ये इक्वल आ सकते हैं। 4 4 जा 16 और 8 4 जा 32। अब हमारा जो आंसर आया है वो कितना है 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 1। यहाँ पे LHS कितना है 4 अपॉन 1, RHS कितना है 4 अपॉन 1। क्या LHS इक्वल टू RHS है? बिल्कुल है। जब हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है दैट मींस हमारी जो ये जो कंडीशन थी प्रोपोर्शन की वो हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है इसका मतलब ये है कि ये प्रोपोर्शन में है। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन था वो प्रोपोर्शन में है, उनकी जो वैल्यूज हैं वो किसमें है, प्रोपोर्शन में। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 16, 30, 24, 45। हमें ये भी चेक करना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। सेम वे है, सिमिलर अप्रोच है। सबसे पहले हमें लिखना है a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। इस कंडीशन को ये नंबर अगर सेटिस्फाई करा देते हैं तो इसका मतलब ये जो नंबर्स गिवन है ये किसमें होंगे, प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो a कितना है 16, b कितना है 30, c की वैल्यू कितनी है 24 और d की वैल्यू कितनी है 45। हम इसे कैंसिल करके देखेंगे, ये दोनों नंबर 2 से कैंसिल हो सकते हैं। 2 8 जा 16 और 15 2 जा 32। यहां पे भी कैंसिल हो सकते हैं किससे, 3 से। 3 8 जा 24 और 15 3 जा 45। हमारा जो LHS आया वो कितना है 8 अपॉन 50 और RHS की जो वैल्यू आई है वो कितनी है 8 अपॉन 50। क्या हमारा LHS इज इक्वल टू RHS है? बिल्कुल। जब LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल हो जाता है दैट मींस हमारी जो प्रोपोर्शन की कंडीशन है वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई। मतलब ये जो नंबर्स गिवन है ये किसमें है, प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि 4 अगर नंबर हमें गिवन है, 4 नंबर्स अगर गिवन है और हमें चेक करना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं, तो हम प्रोपोर्शन की मेन कंडीशन को अप्लाई करेंगे और अगर वहां पे LHS इक्वल टू RHS आ जाता है इसका मतलब हमारे जो नंबर गिवन है वो किसमें, प्रोपोर्शन में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें इस क्वेश्चन में x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं 7:15 इज इन प्रोपोर्शन विद x:30। सबसे पहली चीज हमें ये देखनी है कि हमें जो क्वेश्चन का फॉर्मेट गिवन है, रेशियो का जो फॉर्मेट गिवन है वो किसमें है, क्या ये प्रोपोर्शन में है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंबल ही लगा हुआ है प्रोपोर्शन का। अगर यहाँ पे सिंबल ही प्रोपोर्शन का लगा है तो डायरेक्टली हम किस पे अप्रोच करेंगे, हमारे प्रोपोर्शन की कंडीशन पे, ठीक है। यहीं से हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने की पहली स्टेप आती है। तो सबसे पहले ये जो नंबर्स गिवन है वो किसमें है, प्रोपोर्शन में, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शन का सिंबल ऑलरेडी मेंशन है। a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, ये हमारे प्रोपोर्शन की कंडीशन होती है। अब हम इन वैल्यूज को इस कंडीशन में पुट कर देंगे। 7 अपॉन 15 इज इक्वल टू x अपॉन 30। अब यहां पे x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या ट्रांसपोजिशन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई यूज कर रहा हूं। 70 इंटू 30, 7 इंटू 30 इज इक्वल टू x इंटू 15। 7 इंटू 30 कितना होगा, 210। सॉरी 7 इंटू 30 एज इट इज अपॉन 15 इज इक्वल टू x। यहां पे जो 15 था वो किसमें था, मल्टीप्लिकेशन में। जब हम उसे लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो वो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। यहां पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। 15 2 जा 30,
तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 7 इंटू टू दैट इज 14। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से हम अगर कोई रेशियो प्रपोर्शन में ऑलरेडी गिवन है और वहां पे एक क्वांटिटी ऐसी है जो अननोन है तो हम उसे इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्टली हम उसे प्रपोर्शन की कंडीशन में पुट अप कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं एक और क्वेश्चन लिखते हैं। Eight is to 16 is in proportion with 25 is to x। अब यहां पे भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू को। बिल्कुल सिमिलर अप्रोच है जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया। हमें इसे फॉर्मेट में लिखना है 8 अपॉन 16 इज इक्वल टू 25 अपॉन x। यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या ट्रांसपोजिशन दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रांसपोजिशन 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू 16। x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 8 इंटू एक्स है, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो उसे हम वहीं पे रहने देंगे और 8 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था इसलिए जब राइट हैंड साइड जाएगा तो वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 25 इंटू 16 अपॉन 8 इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। 8 1 से 8, 8 2 जा 16, 25 2 जा कितना आएगा 50। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी है 50। इस तरीके से अगर हमें कोई भी रेशियोज जो कि प्रोपोर्शन में गिवन है यहां पे हम x की जो अननोन वैल्यू है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की जो डेफिनेशन होती है हम तो उसको भी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और हम एक और शॉर्ट ट्रिक मेथड है उससे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूं कि कैसे हम चेक करते हैं कि कोई भी अगर रेशियो गिवन है जो कि प्रोपोर्शन में है उसे हम चेक करना है कि क्या वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो हम कैसे चेक करते हैं, तो पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहले हम प्रोपोर्शन लिख लेंगे 3:9 इज इन प्रोपोर्शन विद 9:27। यहां पे डायरेक्टली जब हमने प्रोपोर्शन की डेफिनेशन देखी थी तो प्रोपोर्शन की जो कंडीशन होती है A is to B is to B is to C, ये हमारी प्रोपोर्शन की कंडीशन होती है। इस कंडीशन में जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं वो क्या होती हैं A और C, और जो मीन टर्म्स होती हैं वो क्या होती है B। यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है वो दोबारा रिपीट हो जाती है और वो क्या बन जाती है मीन टर्म। हम इसे और क्या कहते हैं, मीन टर्म्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मीन टर्म्स। आगे फर्दर क्वेश्चंस में हमें ये क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम हो सकता था कि हमें मीन टर्म पता करनी है। कौन सी टर्म, मीन टर्म। तो हम इसी कंडीशन को यूज करके मीन टर्म्स भी पता कर सकते थे। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या जो सेकंड नंबर है वो दोबारा रिपीट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हमने जब इस फॉर्मेट को देखा तो यहां पे लिखा है 3:9 और फिर 9:27। इसका मतलब जो सेकंड नंबर है वो दोबारा रिपीट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा था 9 और फिर दोबारा क्या लिखा है 9, और वो दोनों नंबर कहां होने चाहिए, मीन पोजीशन पे होने चाहिए। कौन सी पोजीशन पे, मीन। तो ये होती है मीन पोजीशन। तो क्या ये नंबर रिपीट हो रहा है, बिल्कुल। तो क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, हाँ। इसीलिए ये जो फॉर्मेट गिवन है ये हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अभी तो हमने इसे किससे देखा, शॉर्ट ट्रिक मेथड से। अब हम देखेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन को कंटिन्यूड जो प्रोपोर्शन की जो डेफिनेशन होती है, एक और डेफिनेशन जो होती है, जो फॉर्मूला होता है, उससे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें जो रेशियो गिवन है वो क्या है, 3:9 एंड 9:27। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था B² = AC। इस फॉर्मूले का यूज कर हम दोबारा इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं। ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा दोबारा B है, क्योंकि यही टर्म दोबारा रिपीट होती है। और ये हमारा क्या है, C। ठीक है, इसे हम यहाँ पे इस कंडीशन में पुट अप करते हैं। तो B की जो वैल्यू कितनी है 9, तो 9 का हमें क्या करना है, स्क्वायर। और A वैल्यू कितनी है 3 और C की वैल्यू कितनी है 27। 9 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 81 = 27 × 3। इसका आंसर भी कितना आता है 81। तो क्या हमारा LHS = RHS आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो LHS और RHS के इक्वल हो जाने से हमारी जो कंडीशन है वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई। इसका मतलब अगर B² = AC की कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए, दैट मींस हमारा जो रेशियो गिवन है, रेशियो का जो फॉर्मेट गिवन है वो हमारे दोनों रेशियो किसमें हो जाएंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा दोनों ही मेथड्स हमने देखा कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हम कैसे चेक करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 10:15
इज इन प्रोपोर्शन विद 20:25। पहले शॉर्ट ट्रिक मेथड से देखते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक मेथड से अगर हम देखें तो हमारा जो ए है, फिर बी, और फिर बी, और फिर सी, इस कंडीशन को अगर फॉलो करता है तो हमारा जो रेशियो गिवन है वो किसमें होगा, कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन में। बट यहां पे अगर देखें तो ये 10 है, फिर 15 है, बट दोबारा 15 रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो रेशियो गिवन है वो हमारा प्रोपोर्शन कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन में नहीं है। हम इसे सेकंड मेथड से भी चेक कर सकते हैं, जो कि है b² = AC। हम चेक करते हैं b² = AC। इसे हम a सपोज करते हैं, इसे b, इसे c, और सॉरी इसे b और इसे c, क्योंकि ये दोबारा रिपीट होता है, क्योंकि कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन में जो मीन टर्म होती है वो दोबारा रिपीट होती है। ठीक है, तो b² = AC में अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट करें तो b की जो वैल्यू है वो तो पहली बात सेम ही नहीं है, तो हम इसका कैसे स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली इसका स्क्वायर ही पॉसिबल नहीं है, तो ये कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन में होगा ही नहीं। फिर भी हम इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 15 × 20 = 25 × 10। या फिर हम इसे एक और तरीके से देख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन आता है, इसका मतलब वो प्रोपोर्शन में होगा। लेकिन क्योंकि यहां पे ये दोनों डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए मीन प्रोपोर्शन कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन में तो नहीं होगा। 15 × 20 का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 300, और 25 × 10 का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 250। क्या 300 250 के बराबर है? बिल्कुल नहीं, यानी LHS RHS के इक्वल नहीं है। अगर LHS RHS के इक्वल नहीं है तो क्या जो कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन की कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी? बिल्कुल नहीं। जब कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन गिवन है ये कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं। तो हमने देखा कि दोनों ही मेथड से ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें ये दो रेशियो गिवन है ये कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा कि आपके कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन कैसे चेक करते हैं, x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर कोई रेशियो प्रोपोर्शन में गिवन है तो हमें सिर्फ चेक करना है कि क्या वो प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो अभी हमने कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब हम देखेंगे आपके थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। एक चीज याद रखनी है हमें कि कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन की एक टाइप है जो होता है थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन। इसका मतलब यह है कि कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन का जो बेसिक आइडेंटिटी है, जो बेसिक फॉर्मूला है b² = AC, उसी का यूज करके हम थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 15, 45। हमें कैलकुलेट करना है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन से हम क्या समझ सकते हैं, जैसे a होता है, b होता है, c होता है, वैसे ही d भी होता है। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स आ गई, 4 टर्म्स। 4 टर्म्स यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शन में। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, थर्ड प्रोपोर्शन। कौन सा? थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब है हमें c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू? c की। ठीक है, तो हमें इसको क्या कर लेना, सपोज c, इसको सपोज करना है a, और इसको सपोज करना है क्या, b। उसके बाद अगर ये प्रोपोर्शन में है, क्योंकि ये थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन की टाइप है, तो यहाँ पे हमें कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन का कांसेप्ट यूज करना है। कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन का कांसेप्ट क्या होता है? कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन का कांसेप्ट होता है a, b, और फिर से एक और बार b, और फिर यहाँ पे c। इस कांसेप्ट को यूज करके हम मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसे हमने क्या सपोज करा है, c, और इस वैल्यू को हमें क्या करना है, कैलकुलेट। तो जो सेकंड टर्म है वो यहाँ पे क्या होगी, रिपीट होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 15, हमें इस पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, 15:45 इज इन प्रोपोर्शन विद, दोबारा b को रिपीट करना है इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने लिखा 45, और यहाँ पे फिर से इज टू c की वैल्यू हमें को कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारा मेन क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है। ये इसकी फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप, हमें सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर ये 4 टर्म्स हमारी प्रोपोर्शन में है, तो जैसा हम करते आ रहे हैं कि प्रोपोर्शन की जो बेसिक आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 15/45 a/b इज इक्वल टू c/d, और d यहाँ पे क्या है, c। ठीक है, तो 45/c। एक तरीका तो ये है, एक और तरीका होता है जो कि कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके निकाला जाता है। तो अभी हम उसे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसके थ्रू देखते हैं कि इसके थ्रू कैसे सॉल्व करना है। यहां पे हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, c की। तो c को हम कहां भेजेंगे, इस साइड, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिंपली। 15 × c इज इक्वल टू 45 × 45। ठीक है,
अब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सी की, तो सी को हम यहीं पे रहने देंगे और 15 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 45 इंटू 45 अपॉन 15, 15 3 जा 45 एंड 45 इंटू 3, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 135। तो ये हमारी सी की वैल्यू है, यानी यही हमारा थर्ड प्रपोर्शन है। तो हमारा जो थर्ड प्रपोर्शन की वैल्यू है वो कितनी है, 135। इस तरीके से हम मीन प्रपोर्शन थर्ड प्रपोर्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अभी मैंने बताया कि इसको एक और तरीके से कैलकुलेट करा जा सकता है, तो हम वो तरीका भी देख लेते हैं। सेकेंड जो तरीका है वो है कंटिन्यूड प्रपोर्शन की प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व करना। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अगर हम इसे देखें तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यूज पुट अप करें, जैसे b की वैल्यू कितनी है 45, और क्योंकि यहाँ पे b स्क्वायर लिखा है, ठीक है, b स्क्वायर का मतलब क्या होता है, b इंटू बी, यानी b को दो बार क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो 45 इंटू 45 इज इक्वल टू a इंटू सी, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है 15 और c की वैल्यू कितनी है, हमें कैलकुलेट करनी है, ये हमारी अननोन है, हमें c की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट, ठीक है। तो हम a की वैल्यू कितनी है 15 और c की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, तो उसे एज इट इज लिखा रहने देंगे। उसके बाद क्योंकि 15 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, जब हम उसे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो किसमें आएगा, डिवाइड में, तो 45 इंटू 45 अपॉन 15 इज इक्वल टू सी। यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 3 इंटू 45 135, ये हमारी सी की वैल्यू आ गई। जब हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी से करा, यानी a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, उससे भी हमारा आंसर कितना आ रहा था 135। और जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, इसको पुट अप करके भी हमारा आंसर कितना आ रहा है 135। तो इस तरीके से हम थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं 3,6। 3,6, यहां पे भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन को हमने सी सपोज करा, ये हमारा क्या है बी और ये हमारा क्या है ए। अब यहाँ पे हम दोनों मेथड में यूज कर सकते हैं, या तो हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी को लगा लें, या फिर नॉर्मल जो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी होती है उसको भी यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं, यूजिंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की जो प्रॉपर्टी होती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, इससे हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारा थर्ड प्रोपोर्शन क्या आ रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का हमें क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है, इसका मतलब 6 का स्क्वायर, इनटू c की वैल्यू अननोन है तो हम उसे एज इट इज लिखे रहने देंगे, और हमें यही चीज क्या करनी है, कैलकुलेट। 6 का स्क्वायर मतलब 6 को दो बार मल्टीप्लाई करना है, 36 इक्वल टू 3 इंटू सी। सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 3 को हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट, 36 अपॉन 3 इक्वल टू सी, कैलकुलेट करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है 12। तो इस तरीके से हमने थर्ड प्रोपोर्शन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व करा, जो कि थी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। इसी थर्ड प्रोपोर्शन को हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी के अलावा हम एक और प्रॉपर्टी से यूज कर सकते हैं, जो कि है प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी, बी टू सी। यहां पे हम अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी के अलावा अगर दूसरी प्रॉपर्टी लगाएं, जो कि होती है नॉर्मल प्रोपोर्शन मेथड, तो वो होती है a अपॉन बी इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं b अपॉन सी। और यहां पे हमें सिर्फ ये वैल्यूज क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। तो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है, अगेन b रिपीट हो रहा है तो इसी वजह से b की वैल्यू कितनी आएगी 6 अपॉन c, c को एज इट इज क्योंकि वो अननोन है, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, c की वैल्यू। हम फर्दर देखेंगे, c को यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू सी इज इक्वल टू 6 इंटू 6। अब c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 6 इंटू 6 अपॉन 3। यहां पे अगर हम इसे कैंसिल करें 3 टू 6 और c की वैल्यू 6 टू कितनी आएगी 12। तो इस तरीके से हमने c की वैल्यू डायरेक्ट जो प्रोपोर्शन की मेथड होती है उससे भी कैलकुलेट करी। दोनों ही मेथड से हमारी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो इस तरीके से हम थर्ड प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करते हैं। अब हम आते हैं मीन प्रोपोर्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 5,20। तो सबसे पहली चीज हमें फोकस करना है किस पे, मीन वर्ड पे। मीन का आखिर मतलब क्या होता है।
तो जब हम लोग प्रपोर्शन पढ़ रहे थे तो प्रपोर्शन हमने देखा था कि कुछ टर्म्स होती है, जैसे अगर मैं प्रपोर्शन में 4 टर्म्स को लिखूं C और इसे लिखूं D, तो ABCD अगर 4 क्वांटिटी प्रपोर्शन में है तो यहाँ पे मीन टर्म्स क्या होती हैं और एक्सट्रीम टर्म्स क्या होती हैं। तो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होती हैं, एंड पॉइंट्स होती हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, और जो सेंटर में होती हैं ये क्या होती हैं, मीन टर्म्स। तो B और C हमारी क्या होती हैं, मीन टर्म्स। अब हमें इसी टर्म की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट। हमें गिवन सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं, 5 और 20, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन टर्म। ऑब्वियस है अगर हमें मीन टर्म को कैलकुलेट करना है तो मीन टर्म कहां आती है, मिडिल पोजीशन पे। तो मिडिल पोजीशन वाली जो टर्म होती है वो ऑब्वियस सी बात है बी ही होगी। कितनी होगी, बी, अल्फाबेट बी। तो हम इसे सपोज करके ऐसे करेंगे, जब भी हमें मीन प्रपोर्शन का क्वेश्चन आए तो हमें जो टर्म्स गिवन है उनको एक्सट्रीम में लिख लेना है, क्योंकि ये वाली टर्म्स हमेशा ही मीन एक्सट्रीम टर्म्स होंगी। कौन सी टर्म्स, एक्सट्रीम टर्म्स। इनके सेंटर में हमें लिखना है बी, फिर प्रपोर्शन, फिर बी, और इस तरीके से हम इसका फॉर्मेट बना के फर्दर इसे सॉल्व करेंगे। हमेशा मीन प्रपोर्शन में इस तरीके से ही हमें सॉल्व करना है, ठीक है। आगे देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू AC से भी, और नॉर्मल जो प्रपोर्शन की मेथड होती है, तो मैं इसे प्रपोर्शन की मेथड से सॉल्व करूंगा। तो 5/b इज इक्वल टू b अपॉन 20। कंटिन्यूड प्रपोर्शन की जो मेथड होती है उसमें सिर्फ हमें ये वैल्यू यूज करनी होती है, b स्क्वायर इक्वल टू AC। इससे भी हमारा आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा, बट मैं यहाँ पे प्रपोर्शन की नॉर्मल मेथड को यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 into 20 इज इक्वल टू b स्क्वायर। b को b से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर कितना आएगा, b स्क्वायर, और 5 into 20 कितना होगा, 100 इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 100। हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है b की, ना कि b स्क्वायर की, ठीक है। तो अगर हमें b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहां से हमें इस 2 को रिमूव करना पड़ेगा। अगर हम इस 2 को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लगता है, एक अंडर रूट। हमेशा हमें याद रखना है अगर हम स्क्वायर हटा रहे हैं, यहां से b किससे क्या हट रहा है, स्क्वायर। अगर स्क्वायर हट रहा है तो जो अपोजिट साइड होगी इक्वल टू की, वहां पे क्या लगेगा, अंडर रूट, वो भी कौन सा, स्क्वायर रूट। क्योंकि यहाँ पे 2 था इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे क्यूब होता और क्यूब को रिमूव कर दे तो हमारे यहाँ पे कौन सा रूट लगता, क्यूब रूट। बस यहाँ पे हमें 2 मेंशन नहीं करना है क्योंकि 2 मेंशन नहीं किया जाता। तो b की वैल्यू इज इक्वल टू, अब अंडर रूट क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारे रूट के अंदर रखी वैल्यू आ जाए, वही हमारे अंडर रूट ऑफ दैट क्वांटिटी की वैल्यू होती है। तो अंडर रूट ऑफ 100 की अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर कितना आ सके, 100, तो वो कौन है, 10 का कितना होता है, 100। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है, 10। तो इस तरीके से हम जो मीन प्रपोर्शन की वैल्यू है उसे कैलकुलेट करते हैं। इसे मीन प्रपोर्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो टर्म होती है ना सेंटर में, यही वैल्यू 2 बार रिपीट होती है। अगर देखा जाए कंटिन्यूड प्रपोर्शन में भी अगर हम देखें तो ए बी इज इन प्रपोर्शन विद बी एंड सी। तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ये क्या है, बी, और यही क्या होती है, मीन टर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं मीन टर्म को या फिर मीन प्रपोर्शन को। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, थ्री कॉमा 6 सेम है, बस मीन प्रपोर्शन हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, 3 को यहां लिख लेना है क्योंकि ये हमेशा एक्सट्रीम टर्म्स ही होंगी। ये कौन सी टर्म्स होंगी, एक्सट्रीम टर्म्स। अगर हमें क्वेश्चन मीन प्रपोर्शन का आया है तो हमें ये जो 2 टर्म्स गिवन है इन्हें हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट्स पे लिखना है, ठीक है। तो 3 और 6 को मैंने एंड पॉइंट्स पे लिख दिया, और जो सेंटर वाली जो टर्म्स होती है जिन्हें मीन टर्म्स कहते हैं उन्हें हमें बी के थ्रू लिखना है। इस तरीके से लिखने के बाद हम दोनों मेथड का यूज कर सकते हैं। मैं प्रपोर्शन की नॉर्मल मेथड से जाऊंगा, 3/b इज इक्वल टू b/6। यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 into 6 इज इक्वल टू b into b। इसे अगर हम देखें 3 6 कितना होगा, 18 इज इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, b की। तो b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, अंडर रूट, क्योंकि यहां से स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर को हटाते से ही हमारे इस साइड क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो b की वैल्यू b स्क्वायर इक्वल टू 18, b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 18। अंडर रूट ऑफ 18 की अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर कितना आ जाए, 18, तो ऐसे दो नंबर तो पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। 2 9s 3 3s एंड 3 1s। जिस जगह पे हमारा पेयर बन जाए, इसके बाद वाली जो मेथड होती है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की,
यहाँ पे हमें पेयरिंग करनी होती है। पेयरिंग कितने चीजों की, दो दो चीजों की। तो 3 की पेयरिंग करने पे हमारा एक 3 कॉमन आएगा। तो जो चीज कॉमन आती है उसे हम बाहर लिख लेते हैं, और जो चीज कॉमन नहीं रहती है उसे हम रूट के अंदर लिखते हैं। तो हमारे 18 की जो अंडर रूट ऑफ 18 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 3√2। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे 3√2। तो हमारा जो मीन प्रोपोर्शन आया वो कितना है, 3√2। तो इस तरीके से हम मीन प्रोपोर्शंस को कैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x 54। हमें अभी वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, x की। ठीक है, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इसे a मार्क कर लें, इसे b और इसे c। हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स कौन से प्रोपोर्शन की मेथड में आती हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में सबसे इजीएस्ट मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या है, उसकी इस प्रॉपर्टी को यूज करना, b² = ac। इससे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो हम इसी मेथड को यूज करके x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं b² का मतलब हमें किसका स्क्वायर करना है, x का। तो x² = a इंटू c। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है, 24 इंटू c की वैल्यू कितनी है, 54। और हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, x² की। x² = 24 इंटू 54। अब हमें ये देखना है कि आखिर x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जब हम यहां से 2 हटाएंगे यानी स्क्वायर हटाएंगे, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक अंडर रूट। लेकिन अंडर रूट लगाने पर हमें एक ऐसी क्वांटिटी मिलेगी जिसका रूट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं x² अंडर रूट ऑफ 24 इंटू 54। क्योंकि यहां से स्क्वायर रूट हटा तो पूरी क्वांटिटी पे ही अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। x अंडर रूट ऑफ 24 इंटू 54। हमें इधर फर्दर सॉल्व करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को याद रखना है जो कि पावर और एक्सपोनेंट में होती है। वो ये है कि अंडर रूट ऑफ a इंटू बी इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b। यानी अगर रूट किसी ऐसी दो क्वांटिटीज पे लगा हुआ है जो कि मल्टीप्लिकेशन से बॉन्डेड है, तो उन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं विद अ मल्टीप्लिकेशन साइन, और उन दोनों पे सेपरेटली रूट को लगा सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका यूज करके हम x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो x अंडर रूट ऑफ 24 इंटू अंडर रूट ऑफ 54। ठीक है, अब अंडर रूट ऑफ 24 और अंडर रूट ऑफ 54 इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इनके परफेक्ट स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 24 को कैलकुलेट करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो 24 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 12 2 6 2 3 3 1। अगर हम यहाँ पे कॉमन निकालें, ठीक है, तो कॉमन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग करनी पड़ेगी। पेयरिंग हमने जब करी तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2, और जो अकेले रह जा रहे हैं मतलब जो पेयर नहीं बन पा रहा है वो कौन है, 2 और 3। ठीक है, तो 2 जो कि कॉमन आ चुका था उसको हम बाहर लिख लेंगे, और जो कॉमन नहीं आया यानी 2 और 3, तो 2 3 का कितना होगा, 6, उसको हम अंदर लिख देंगे। इसका मतलब 2 अंडर रूट ऑफ 6। तो हमारे अंडर रूट ऑफ 24 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2√6। इसी तरीके से हमें अंडर रूट ऑफ 54 की वैल्यू को भी निकालना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम अंडर रूट ऑफ 54 की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। तो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 27 2 जा 9 3 जा 27, 3 3 जा और 3 1 जा। यहां पे अगर हम पेयरिंग करें तो 3 ही ऐसा नंबर है जिसकी पेयरिंग हो सकती है, वो भी एक बार पेयर हो सकता है। उसके बाद हमने 3 को क्या निकाला, कॉमन, और कॉमन जिसको निकालते हैं हम उसे हमेशा बाहर लिखते हैं, और रूट के अंदर वो क्वांटिटी आती है जो जिसका पेयर पॉसिबल नहीं है। तो अनपेयर क्वांटिटी कौन सी है, 2 और 3, और 2 3 का कितना होता है, 6। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है यानी अंडर रूट ऑफ 54 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3√6, तो उसे हम यहां लिख देंगे। अब हमें सिंपली इन्हें क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। x इक्वल टू रूट की क्वांटिटी रूट से ही मल्टीप्लाई होगी और कांस्टेंट कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जो बाहर नंबर लिखे रहते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और जो रूट के अंदर क्वांटिटी होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो 2 3 जा 6,
और √6 इंटू √6, ठीक है, √6 इंटू √6 कितना होगा, √36, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि √6 इंटू √6 √36 होता है और √6 इंटू √6 6 भी होता है, ऐसा क्यों होता है हम देखते हैं। क्योंकि √a इंटू √a इज इक्वल टू, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, √a इंटू a, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रूट अगर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन से बॉन्डेड है और उनके ऊपर रूट लगा है तो उन्हें हम सेपरेटली लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर दो क्वांटिटीज सेपरेटली लिखी हुई है रूट के साथ तो हम उन्हें कंबाइन करके रूट के साथ लिख सकते हैं। दूसरी चीज अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं √a², ठीक है, क्योंकि a कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 2 बार। अब a² का अंडर रूट, स्क्वायर रूट जो होती है उसकी पावर कितनी होती है, 1/2, ठीक है। तो a² होल पावर 1/2, 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का जो थर्ड लॉ होता है, यानी अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, a की पावर 1। a की पावर 1 का मतलब है हमारा आंसर कितना आएगा, a। इसीलिए √a इंटू √a, इसका आंसर a भी होता है, ठीक है। इसी तरीके से √6 इंटू √6, इसका आंसर भी कितना आएगा, 6। लेकिन हम इसे इस तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। अब √36 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो √36 मतलब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर कितना है, 36, तो वो क्या है, 6। तो इसीलिए √36 का आंसर कितना आएगा, 6। और हमने अभी देखा था कि √6 इंटू √6 भी कितना होगा, 6। तो इन दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। 6 6 फाइनली कितना होगा, 36, और यहां से हमने x की वैल्यू को कैलकुलेट करा। तो इस तरीके से हम, अगर कोई इस तरीके से पैटर्न में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो वहां पे x की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है 3x and 27, बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले 3x b² इक्वल टू ac, इसे हम a सपोज करेंगे, इसे b और इसे c। अगर हम b² करें तो मतलब x का स्क्वायर इज इक्वल टू a कितना है, c 3 और c कितना है, 27। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 27 3 सा 81, और हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, x की। तो यहां से हटाना पड़ेगा हमें स्क्वायर, और स्क्वायर हटाते से 81 पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, तो √81। अब √81 मतलब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर कितना आ सके, 81, तो वो कौन है, और दोनों नंबर सेम होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो वो कितना है, 9 9 9 81, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आई है, 9। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस में x की वैल्यू को कैलकुलेट करा। अब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऐसे भी क्वेश्चन देखेंगे जिनको वर्ड प्रॉब्लम्स में फ्रेम करके आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स में हमारा पहला क्वेश्चन है, डिवाइड 450 into 2 parts such that the ratio of the two parts is 7:8, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन सबसे पहले ये कह रहा है कि 450 को हमें दो पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड 450 into 2 parts, मतलब 450 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, दो पार्ट्स में। अब किस तरीके से डिवाइड करना है, इस तरीके से डिवाइड करना है कि वो जो दो पार्ट होंगे वो दो पार्ट्स का रेशियो कितना है, 7:8, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें एग्जांपल के थ्रू समझना पड़ेगा आखिर क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो सपोज करते हैं एक राम नाम का लड़का है और एक श्याम नाम का लड़का है, ठीक है। तो हमें राम और श्याम के पास कितने रुपए थे, 450 रुपीज थे, टोटल मिला के कितने रुपीज थे, 450, ठीक है। तो इन दोनों के पास टोटल अमाउंट जो था वो कितना था, 450, ठीक है। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि इन दोनों पे जो पैसे यानी जो रुपीज हैं, 450 जो रुपीज हैं वो इस तरीके से डिवाइड करे गए हैं कि दोनों के पास 7:8 के रेशियो में इस मनी को डिवाइड किया गया है। किसके रेशियो में, 7:8 के रेशियो में इस पैसे को डिवाइड करा गया है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि राम के पास एक्चुअल में कितने पैसे हैं और श्याम के पास एक्चुअल में कितने पैसे हैं। लेकिन वो पैसे इस तरीके से होने चाहिए कि फाइनली जब हम दोनों पैसों को ऐड करें, यानी जो अमाउंट इसके पास है और जो अमाउंट इसके पास है, दोनों को जब हम ऐड करें तो हमारा आंसर जो है वो कितना है, 450। क्यों, क्योंकि दोनों ही पार्ट से मिलकर हमारा जो ओरिजिनल अमाउंट है वो क्रिएट हुआ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आखिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहली चीज, जब भी हमें रेशियो का क्वेश्चन आए जो कि सम या प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, तो सबसे पहली लाइन हमें जो लिखनी है वो बिल्कुल डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट है, वो ये है, लेट द
कॉमन रेशियो बी एक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कि रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड हो, तो वहां पे हमें लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स को बिल्कुल लिखना ही लिखना है। उसके बाद हमें दिया गया कि डिवाइड 450 इनटू टू पार्ट सच दैट द रेशियो ऑफ द टू पार्ट्स इज 7:8। अब हमें दो पार्ट में से डिवाइड करना है, तो एक तो होगा फर्स्ट पार्ट और एक होगा क्या, सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 7x, और सेकंड पार्ट की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 8x। ऐसा क्यों? सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो रेशियोज गिवन है इसमें हमें x का मल्टीप्लाई करके उन्हें सेपरेटली लिख देना है, ठीक है। इसी वजह से हम यहाँ पे जो लाइन लिखते हैं लेट द कॉमन रेशियो x लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया 7x, सेकंड पार्ट क्या हो गया 8x। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसे जो अगर ये रियल पार्ट है 7x और 8x अगर रियल पार्ट है तो हमें इनका जो एडिशन है वो कितना आ रहा है, सम है ना। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, सच दैट द रेशियो ऑफ द टू पार्ट्स इज 7:8। उन दोनों का सम मिला के हमारा आंसर कितना आना चाहिए 450, ठीक है। तो इस लाइन को हम फ्रेम करेंगे, तो सम ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट, यानी पहले पार्ट का और दूसरे पार्ट का जो सम होगा वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 450। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो 7x प्लस 8x सेम वेरिएबल्स है इसलिए ऐड अप हो जाएंगे, तो 7x प्लस 8x कितना होगा 15x इज इक्वल टू 450। इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो 15x इज इक्वल टू कितना है 450। x की वैल्यू को हमें क्या करना है कैलकुलेट, तो 15 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे किसमें जाएगा, डिवाइड में, तो 450 अपॉन 15 इसे हम कैंसिल करें तो इसका आंसर आएगा 30, यानी x की वैल्यू कितनी आई है 30। बट क्या ये हमारा रियल आंसर है, नहीं, ये हमारा रियल आंसर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ x की वैल्यू निकली है, हमारी ये पार्ट नहीं निकले, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिवाइड 450 इनटू टू पार्ट सच दैट द रेशियो ऑफ द टू पार्ट्स इज 7:8। हमारी यहाँ पे सिर्फ वैल्यू x की निकल के आई है। अभी हमें पार्ट्स देख रहे हैं, वो जो था ना कि यहाँ पे जो क्वेश्चन अभी एग्जांपल समझाया था मैंने कि राम के पास कितना एक्चुअल अमाउंट है और श्याम के पास कितना एक्चुअल अमाउंट है, तो हमारा एक्चुअल अमाउंट नहीं आया है। तो x की वैल्यू को जब हम फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे रखेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और x की वैल्यू को जब हम सेकंड पार्ट में रखेंगे तो हमारे दो पार्ट रियल में निकल के आएंगे, ठीक है। तो 7x की वैल्यू, 7x का मतलब क्या होता है, अगर कोई टर्म 2 और x 2x लिखी हुई है, इसका मतलब है 2 इंटू x, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है। तो 7x का मतलब क्या हुआ 7 इंटू x, यानी 7 इंटू और x की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी हमने 30, तो 7 इंटू 30 दैट इज 210, यानी फर्स्ट पार्ट हमारा कितना है 210, ठीक है। 450 में से पहला जो पार्ट है वो कितना है 210। अब हमें सेकंड पार्ट भी कैलकुलेट करना है, तो सिंपल है 8x का मतलब है 8 इंटू एक्स, तो 8 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 30 इज इक्वल टू 8 6 24, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 240। अब हमारे सेकंड पार्ट भी आ चुका है कितना 240 और फर्स्ट पार्ट कितना है 210। अब हमें अगर ये वेरीफाई करना है कि क्या हमने जो पार्ट्स निकाले हैं क्या वो बिल्कुल सही है कि नहीं है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, क्योंकि 450 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा था, तो उन दोनों पार्ट्स को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो हम दोनों पार्ट्स को अगर ऐड करें तो 210 प्लस 240, इन दोनों का जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा 450, और यही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन अमाउंट था। तो इस तरीके से हमने दो पार्ट्स को कैलकुलेट किया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 2:3:4, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। क्वेश्चन ये बोला है कि ट्राइंगल है, हमें एक ट्राइंगल गिवन है, सपोज करिए हमें एक ट्राइंगल गिवन है, उसके जो एंगल्स हैं द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, यानी ट्राइंगल के जो एंगल है वो कितने रेशियो में डिवाइडेड है, 1:2, 3 और 4, यानी 2:3:4 के रेशियो में हमें यहाँ पे डिवाइडेड गिवन है, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है हर एंगल का रियल मेजर, एक्चुअल मेजर, ठीक है। जैसे मैंने पहला एग्जांपल समझाया था, हमें वहां पे एक्चुअल क्वांटिटी को कैलकुलेट करना होता है, उसी तरीके से यहाँ पे हमें एक्चुअल एंगल्स को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ये एंगल की वैल्यू नहीं है, ये एंगल्स का रेशियो गिवन है कि इस रेशियो में वो डिवाइडेड है, ठीक है। हमें एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि रेशियो और प्रोपोर्शन का अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहली लाइन जिसे लिख के स्टार्ट करना है वो क्या है, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स, ठीक है। यही लाइन है, सबसे पहले इसी से स्टार्ट करना है, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स।
अगर हम इस पे कॉमन रेशियो x ले लें तो हमारे जो एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे, एंगल 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा 2x, एंगल 2 3x और एंगल 3 4x। ऐसा क्यों, हमें सिंपली यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर देना है इंडिविजुअल रेशियो के साथ, यानी 2x 3x और 4x, और वो हमारे तीन एंगल में डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि ट्रायंगल्स में तीन ही एंगल्स होते हैं। तो एंगल 1 कितना है 2x, एंगल 2 कितना है 3x और एंगल 3 कितना है 4x। अब हमें ट्रायंगल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो यूज करनी है वो ट्रायंगल से रिलेटेड हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करती है, वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ट्रायंगल हमें गिवन है और ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और अगर ये एंगल 3 है, तो अगर हमें ट्रायंगल के तीन एंगल अगर गिवन है तो उन तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, 180 डिग्री के इक्वल वो तीनों एंगल्स का सम होता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम इन तीनों एंगल्स की इंडिविजुअल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी है 2x, एंगल 2 की वैल्यू कितनी है 3x और एंगल 3 की वैल्यू कितनी है 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 2x प्लस 3x प्लस 4x, 2x प्लस 3x प्लस 4x कितना होगा 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें वैल्यू किसी कैलकुलेट करनी है x की, तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 9। इसे हम अगर कैंसिल करें तो हमारे x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है 20 डिग्री, यानी x हमारा कितना निकल के आया 20 डिग्री। बट क्या ये हमारे एंगल्स की वैल्यू है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे एक्चुअल एंगल्स कितने हैं 2x, एंगल 2 कितना है फिर 3x और एंगल 3 कितना है 4x। तो हमें इस x की वैल्यू को यहाँ पे इंडिविजुअल एंगल्स में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम अगर दोबारा सब्स्टिट्यूट करें तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू 2 into x, x कितना है 2x का मतलब क्या होता है 2 into x, तो 2 into x की वैल्यू कितनी है 20, इसकी वैल्यू आएगी 40 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 3x, 3 into 20 60 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू 4x यानी 4 into 20 दैट इज 80 डिग्री। अगर हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये जो एंगल्स हमने निकाले हैं ट्रायंगल के, क्या वो तीनों एंगल्स सही हैं कि नहीं, तो हमें तीनों एंगल्स को ऐड करके देख सकते हैं। तो 40 प्लस 60 100, 100 प्लस 80 180, क्या वो 180 डिग्री के बराबर है, बिल्कुल। तो हमने जो तीन एंगल्स कैलकुलेट करे हैं वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल्स के गिवन हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है two numbers are in the ratio 3:8. If the sum is 330, find the two numbers. क्वेश्चन कहना चाह रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:8, यानी दो नंबर ऐसे हैं जिनका रेशियो जो है वो कितना है 3:8। ठीक है, दो नंबर में इस तरीके से गिवन है कि उनका जो रेशियो है वो कितना है 3:8। अब लिखा है इफ द सम इज 330, यानी उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है 330। एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है कि यहाँ पे दो नंबर्स का कुछ रेशियो गिवन है और उन दोनों नंबर्स का सम जो है वो भी गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है आखिर वो एक्चुअल नंबर्स क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी क्या है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज, लेट द कॉमन रेशियो बी x, लेट द कॉमन रेशियो बी x। तो अगर हमने कॉमन रेशियो को x लिया है और यहाँ पे बात किसकी चल रही है, नंबर्स की। यहाँ पे बात चल रही थी उन दो पार्ट्स की, इसलिए हमने लिखा था फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। क्योंकि यहाँ पे नंबर्स लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू आएगी, कुछ नहीं करना है, 3:8। इसका मतलब पहला नंबर क्या होगा 3x और दूसरा नंबर क्या होगा 8x। अब हमें गिवन है कि इफ द सम इज 330, यानी उन दोनों नंबर्स का सम कितना है 330। ठीक है, तो हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ द टू नंबर इज 330। तो 3x यानी पहला नंबर प्लस 8x दूसरा नंबर और उन दोनों का सम कितना है 330। ठीक है, अगर उन दोनों नंबर्स का सम 330 है तो डेफिनेटली उनको ऐड करने पे हमारा आंसर कितना आएगा 330, और 3x प्लस 8x कितना होगा 11x इज इक्वल टू 330। अब अगर हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 11 को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 330 अपॉन 11, इसे एक बार कैंसिल करें
कितना आएगा 30, यानी x की वैल्यू कितनी है 30। लेकिन हमें एक्चुअल नंबर कैलकुलेट करने हैं, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है। एक्चुअल नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें x की वैल्यू को इन दोनों नंबर्स में जो 3x और 8x है यहां पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 3x का मतलब क्या होता है 3 इंटू x, तो 3 इंटू x कितना है 30, तो 3 इंटू 30 दैट इज 90, यानी हमारा जो फर्स्ट नंबर आया है उसकी वैल्यू कितनी है 90। ऐसे हम सेकेंड नंबर कैलकुलेट करेंगे, तो सेकेंड नंबर कितना है 8x, 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 30, तो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो कितनी है x सेकेंड नंबर की 240। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट नंबर की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी 90 और सेकेंड नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी है 240। अगर हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये दोनों क्वांटिटी जो हमने निकाली है क्या वो सही है कि नहीं, तो हमें सिंपली इन दोनों को क्या कर देना है ऐड, और 240 और 90 को ऐड करते ही हमारा आंसर कितना आएगा 330, जो कि हमारे दोनों नंबर्स के सम के इक्वल था। तो इस तरीके से हमने उन दोनों नंबर्स को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कार ट्रेवल्स 500 किलोमीटर इन 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल देन व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन 42 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। इफ अ कार ट्रेवल्स 500 किलोमीटर इन 20 लीटर्स, इसका मतलब यह है कि अगर एक कार है जो 500 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है कितने लीटर पेट्रोल में 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में। ठीक है, हमसे पूछा गया है व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवल, यानी कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी 42 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, वो तरीका हम देखते हैं। सबसे पहले हमें वो ऐसी दो क्वांटिटीज लेनी है जिनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन में जिन क्वांटिटीज की बात हो रही है वो क्या क्या है, एक तो है डिस्टेंस, ठीक है, जो कि है कितना 500 किलोमीटर, और यहाँ पे एक और क्वांटिटी की बात हो रही है वो है लीटर्स ऑफ पेट्रोल, कितना लीटर ऑफ पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो हमारी जो दोनों क्वांटिटीज हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें उन दो क्वांटिटीज को ही लिखना है और फिर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हेल्प से उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस की क्वांटिटी है जिसका यहाँ पे यूज हो रहा है, तो हमने डिस्टेंस लिख लिया और उसकी यूनिट क्या होती है किलोमीटर्स, और दूसरी क्वांटिटी जिसका यूज हो रहा है वो क्या है लीटर्स। एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, किलोमीटर्स और लीटर्स लिखने के बजाय हम लिख सकते हैं डिस्टेंस और पेट्रोल। ठीक है, डिस्टेंस एंड पेट्रोल, पेट्रोल इन लीटर्स। हमें बहुत ही ध्यान से देखना है कि दोनों ही क्वांटिटीज, यानी जितनी भी क्वांटिटीज यहां पे मेंशन है, चाहे वो डिस्टेंस से रिलेटेड हो या फिर क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल से रिलेटेड हो, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर सपोज यहाँ पे 20 लीटर लिखा है और यहाँ पे हमसे पूछा जाए 2 मिलीलीटर ऑफ पेट्रोल, या फिर कुछ चेंज कर दिया जाए, लीटर की जगह हमें मिलीलीटर पूछ दिया जाए, तो फिर हमें उस क्वांटिटी को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम रेशियो और प्रोपोर्शन की मेथड को अप्लाई कर रहे हैं तो रेशियो की पहली डेफिनेशन ही होती है कि हमारी दोनों क्वांटिटीज जिनका हम रेशियो निकाल रहे हैं वो दोनों क्वांटिटीज की यूनिट्स क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम। ठीक है, इस वजह से हमें उनकी यूनिट्स का बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। तो डिस्टेंस है पहली क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी क्या है, पेट्रोल। अब डिस्टेंस है 500 किलोमीटर इन 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, तो 500 किलोमीटर इन 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 500 किलोमीटर डिस्टेंस कितने लीटर पेट्रोल में चल रही है, 20 लीटर्स में। ठीक है, और 42 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ठीक है, 42 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, 42 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, यानी कितना डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है कि आखिर 42 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो जो क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है उसे हम क्या सपोज करके चलेंगे, x। तो यहां पे हम लिखेंगे x कि 42 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो हमारे पास अब कितनी क्वांटिटीज आ चुकी हैं, 4। और जब हमारे पास 4 क्वांटिटी होती है जिनमें से एक अननोन होती है और उस अननोन को हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम रेशियो प्रोपोर्शन मेथड का यूज करते हैं। तो यूजिंग रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो और प्रोपोर्शन का अगर हम यूज करें तो हम इसे लिख सकते हैं 500 अपॉन x इज इक्वल टू 20 अपॉन 42। ठीक है, यहां पे x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने यहां पे, और इसको देखते हैं 500 इंटू 42 अपॉन
सॉरी इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स। ठीक है, इसे फर्दर ऊपर सॉल्व करते हैं। फाइव हंड्रेड इंटू 42 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स। हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसलिए 20 को मैं शिफ्ट कर दूंगा, तो 500 इंटू 42 अपॉन 20 इज इक्वल टू x। 0 से 0 कैंसल एंड 2 21 2 जा 42। अब 50 और 21 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे जो x की वैल्यू आएगी वो होगी 1050, यानी ये क्या था हमारा डिस्टेंस, और डिस्टेंस को किसमें मेजर किया गया है यहाँ पे किलोमीटर्स में, तो हमारे डिस्टेंस की जो यूनिट होगी वो क्या होगी किलोमीटर, यानी 42 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में वो 1050 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ठीक है, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को देखा कि आखिर जहां पे रेशियो जो एक पार्ट गिवन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा और उन दोनों पार्ट्स को हमें इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है, तो उसे कैसे करेंगे। हमने ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे कि ट्रायंगल्स के एंगल्स अगर रेशियो में गिवन है और उन एंगल्स को हमें इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है कि आखिर उनकी वैल्यू कितनी होगी, उनको हमें कैलकुलेट करना सीखा। और हमने ये भी देखा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मेथड से हम कैसे किसी अननोन क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर वो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में फ्रेम हो। ठीक है, अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है अ कार कवर्स 50 किलोमीटर इन 1 आवर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 45 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी है वो ये है कि क्या यहाँ पे यूनिट सेम है कि नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो हमसे ये बोला गया कि अ कार कवर्स 50 किलोमीटर इन 1 आवर, यानी 1 घंटे में वो कितना ट्रैवल कर रही है 50 किलोमीटर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 45 मिनट्स। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है मिनट्स। यहाँ पे जो टाइम था वो हमें गिवन था किसमें आवर्स में, लेकिन हमसे पूछा किसमें गया है मिनट्स में। तो जब हमें यूनिट का कन्वर्जन हो गया यहाँ पे तो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे रेशियो की जो डेफिनेशन है वो वायलेट हो रही है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हमें यूनिट्स को पहले क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा, यानी या तो हम आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर दें या फिर मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आखिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने जो कहा था कि हमें दो क्वांटिटी ऐसी लेनी है जिनके बारे में वहां पे बात चल रही है। जैसे यहाँ पे गिवन है किलोमीटर यानी डिस्टेंस, एक चीज क्या होगी डिस्टेंस और दूसरी चीज क्या होगी कितने टाइम में वो डिस्टेंस उतना ट्रैवल कर रहा है, यानी दूसरी क्वांटिटी क्या है हमारी टाइम। तो हम उन दोनों को लिख लेते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस और फिर टाइम। ठीक है, तो पहली लाइन ने क्या कहा 50 किलोमीटर इन 1 आवर, तो 50 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, दूसरी लाइन हाउ मच डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 45 मिनट्स। फाइंड द डिस्टेंस यानी हमें डिस्टेंस को क्या करना है कैलकुलेट, और जिस चीज को कैलकुलेट करना है उसे हम क्या सपोज कर लेंगे x। ठीक है, तो इसे हमने क्या सपोज करा x इन 45 मिनट्स। अब यहाँ पे क्या मैं 45 मिनट्स लिख सकता हूं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस क्वांटिटी में उसे कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पे मिनट्स ही लिखूंगा, लेकिन आवर्स को यहाँ पे क्या कर दूंगा कन्वर्ट। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर दूंगा मिनट्स में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 45 मिनट्स। ठीक है, कितना डिस्टेंस का ट्रैवल करेगी वो कितने में 45 मिनट्स में। ठीक है, तो 1 आवर को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें मिनट्स में, क्योंकि यहाँ पे मैंने मिनट्स को फिक्स मान के चला है। तो 1 आवर जो होते हैं वो कितना होता है 60 मिनट्स। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, तो हमारे 50 किलोमीटर किसमें चल रही है 60 मिनट्स में, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 45 मिनट्स में। अब हम यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज कर सकते हैं। तो 50 अपॉन x इज इक्वल टू 60 अपॉन 45। यहां हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है x की, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 50 इंटू 45 इज इक्वल टू 60 इंटू एक्स। ठीक है, 50 इंटू 45 अपॉन 60 इज इक्वल टू x। 0 से 0 कैंसिल और 5 45 एंड 6 अगर हम देखें तो ये दोनों 3 से कैंसिल हो सकते हैं। ये 15 3 जा और ये 3 2 जा, 15 5 जा कितना होता है 75 अपॉन 2, यानी हमारे x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे x की वैल्यू आ रही है 75 अपॉन 2। अगर हम इसे कैंसिल करें या फिर डिवाइड करके देखें तो इसका जो आंसर आएगा 37.5 आएगा। कितना आएगा 37.5। क्योंकि हमने टाइम को हम किसे कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्टेंस को, हम किसे कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है किलोमीटर्स में, इसीलिए हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो कितना होगा x इज इक्वल टू 37.5 किलोमीटर। ठीक है, हमसे यही पूछा गया था अ कार कवर्स 50 किलोमीटर इन 1 आवर,
फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 45 मिनट्स। तो हमने कैलकुलेट करा कि अगर 45 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो वो x की वैल्यू कितनी है 37.5, यानी 45 मिनट्स में उस कार ने कैलकुलेट करा है 37.5 किलोमीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ क्रो ग्रेजेस 10 मीटर स्क्वायर फील्ड इन 3 डेज, व्हाट एरिया विल इट कवर इन 21 डेज। ठीक है, यहां पे हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हमारी जो क्वांटिटीज है वो थोड़ी सिमिलर गिवन है, क्योंकि हमें 3 डेज का गिवन है और 21 डेज का पूछा गया है। डेज में कोई भी चेंजेस नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है कि कितने मंथ में या फिर कितने ईयर्स में। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि आखिर किन क्वांटिटीज की बात चल रही है। जैसे ही मैंने लिखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एरिया की यूनिट है, किसकी यूनिट यूज हुई है, एरिया की। एरिया की यूनिट क्या क्या होती है, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहली चीज जिस क्वांटिटी की बात चल रही है वो क्या है, एरिया, और दूसरी चीज है टाइम, या फिर हम बोल सकते हैं डेज। ठीक है, डेज बोलना ज्यादा बेहतर रहेगा, डेज। तो 10 मीटर स्क्वायर फील्ड वो 3 डेज में कवर कर रहा है। ठीक है, तो 10 मीटर स्क्वायर इन 3 डेज, 10 मीटर स्क्वायर इन 3 डेज, व्हाट एरिया विल इट कवर। व्हाट एरिया, तो हमारा एरिया व्हाट है, मतलब हमें उससे कैलकुलेट करना है, अननोन है, तो हम इसे क्या सपोज करेंगे, x। व्हाट एरिया विल इट कवर इन 21 डेज, यहां पे हम लिख देंगे 21। अब हम यहां पे रेशियो और प्रोपोर्शन का यूज करेंगे, और x जो कि अननोन है, यानी कितना एरिया वो 21 डेज में कैलकुलेट कवर कर रहा है वो हम देखेंगे। तो 10 अपॉन x इज इक्वल टू 3 अपॉन 21, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 21 इज इक्वल टू 3 इंटू x। x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 10 इंटू 21 अपॉन 3 इज इक्वल टू x। 3 7 जा 21, x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 7 जा 70। तो हमारे x की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 70, यानी 21 डेज में वो 70 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया की यूनिट क्वेश्चन में गिवन थी, वो कितनी थी, मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया निकल के आया उसकी भी यूनिट कितनी होगी, 70 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन अर्न्स 5600 इन 1 वीक, हाउ मच विल ही अर्न इन 15 डेज। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है वो है डेज और वीक, क्योंकि वीक और डेज दोनों ही अलग अलग क्वांटिटी है तो वैसे सेम, क्योंकि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7। बट लिखने का जो सेंस है, यहाँ पे वीक लिखा हुआ है और यहाँ पे कितना लिखा है, डेज, तो हमें उन्हें सिमिलर करना होगा। तो हम 1 वीक को कन्वर्ट कर लेंगे 7 डेज में। ठीक है, और फिर इसे सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में बात चल रही है, वो क्या है, एक तो पहली चीज है अर्न, तो हम इसे अर्निंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अर्निंग। अर्निंग्स कितनी हो रही है और कितना टाइम लग रहा है, मतलब डेज या फिर वीक्स, क्योंकि हम 1 वीक को भी डेज में कन्वर्ट कर लेंगे, इसलिए हम लिखेंगे डेज। ठीक है, तो 5600 की अर्निंग एक वीक में हो रही है, इसका मतलब 5600 कितने डेज में कवर कर रहा है। वैसे तो एक वीक में है, लेकिन एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, यहां पे हम लिखेंगे 7। अब हमसे पूछा गया है हाउ मच विल ही अर्न इन, हाउ मच विल ही अर्न, मतलब अर्निंग हमें कैलकुलेट करनी है, तो उसे हम क्या सपोज करेंगे, x, और कितने डेज में, 15 डेज में। ठीक है, तो अब हम इसे रेशियो और प्रोपोर्शन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हमें कैलकुलेट करनी है उसकी अर्निंग कितनी है, 15 डेज में। ठीक है, तो 5600 अपॉन x इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। सिंपली कुछ नहीं कर रहा है, जो क्वांटिटी पहले लिखी है और जो क्वांटिटी इधर लिखी है उन दोनों को डिवाइड करना है, इज इक्वल टू यहाँ पे जो सेकंड क्वांटिटी है 7 अपॉन 15, यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5600 इंटू 15 अपॉन 7 इज इक्वल टू x, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कर दिया है। ठीक है, 7 8 जा 56 और 800 इंटू 15, तो x की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 12000, यानी 12,000 रुपीज। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू मैंने रुपीज ही क्यों लिखी, क्योंकि x क्या है, अर्निंग है, और अर्निंग की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, रुपीज में। ठीक है, इस वजह से हमारी जो x की वैल्यू है वो किसमें होगी, रुपीज में। तो हमने कैलकुलेट करा कि आखिर 15 डेज में वो कितना अर्न करेगा, वो करेगा 12,000 रुपीज अर्न करेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पार्सल वेज 35 केजी, ठीक है, अ पार्सल वेज 35 केजी, यानी एक पार्सल का वेट, यहाँ पे हमें इस ए पे बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट करना है। अ पार्सल वेज 35 केजी, एक पार्सल का वेट कितना है 35 केजी, और हाउ मेनी पार्सल वुड वे 2100 केजी, यानी कितने पार्सल्स ऐसे होंगे जिनका टोटल वेट मिला के कितना होगा 2100 केजी। तो यहाँ पे दो क्वांटिटी जिनकी ज्यादा बात चल रही है वो कौन है, पहली चीज तो पार्सल की क्वांटिटीज क्या है, और दूसरी चीज है क्या, वेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पार्सल, नंबर ऑफ पार्सल, और दूसरी क्वांटिटी है वेट। तो एक पार्सल का वेट कितना है 35 केजी, तो एक पार्सल का वेट कितना है 35 केजी, और हमें कैलकुलेट करना है हाउ मेनी पार्सल्स, मतलब कितने पार्सल्स, यानी एक्स किसे मानेंगे हम, पार्सल को, क्योंकि वही क्वांटिटी अननोन है। कितने पार्सल्स वेट करेंगे 2100 केजी, 2100 केजी, ठीक है। तो सिंपली हम इसे फिर से रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। 1/x is equal to 35/2100, this upon this is equal to this upon this, 1/x और 35/2100, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 is equal to 35 into x, 2100 upon 35 is equal to x। हम इसे कैंसिल करें अगर, ये दोनों नंबर 7 से कैंसिल हो सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 7 5 35 और 7 3 21, यानी 300/5। 300/5 को अगर फर्दर सॉल्व करें 560, यानी x की वैल्यू है 60, यानी हमारे ऐसे कितने पार्सल्स हैं 60 पार्सल्स, ठीक है। तो हमारे 60 पार्सल्स का वेट कितना होगा 2100 केजी। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब हमारी, अगर यहाँ पे किसी क्वेश्चन में यूनिट जो है वो अगर डिफरेंट हो जाए, जैसे यहाँ पे 1 आवर लिखा था और यहाँ पे 45 मिनट्स लिखा था, अगर यहाँ पे यूनिट्स में चेंज आ रहा है तो हमें यूनिट्स को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसी पे ध्यान देना है, और बाकी फिर तो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक लास्ट टॉपिक और बचा है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो हमें इन्हें भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेंसिल इज 60 रुपीज देन 4 पेंसिल विल कॉस्ट, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा कि हम वर्ड प्रॉब्लम्स में कर रहे थे कि कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेंसिल। अब यहाँ पे क्वांटिटी किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले लिखना है पेंसिल, क्योंकि पेंसिल कितनी है 1 डजन, यानी पेंसिल की क्वांटिटी गिवन है, और क्या गिवन है, कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट। तो 1 डजन पेंसिल का कॉस्ट है 60 रुपीज। 1 डजन मतलब 12 पेंसिल्स, तो 12 पेंसिल्स का कॉस्ट है कितना 60 रुपीज। हमें कैलकुलेट करना है 4 पेंसिल्स का कॉस्ट, कितना 4 पेंसिल्स का, कि कितना कॉस्ट होगा। तो कॉस्ट को हम क्या ले लेंगे x, यहाँ पे फिर रेशियो प्रोपोर्शन की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 12/4 दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, 12/4 इज इक्वल टू 60/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 12x इज इक्वल टू 60 4 240, x की वैल्यू 240/12 दैट इज 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 20, यानी 4 पेंसिल का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा 20 किसमें, यूनिट क्या होगी x की यूनिट होगी रुपीस, क्योंकि कॉस्ट किसमें नापा गया है, कॉस्ट है रुपीस में, ठीक है। तो 20 रुपीस। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट करा कि आखिर 4 पेंसिल्स का कॉस्ट कितना होगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में अगर देखें 15/18 इज इक्वल टू -/6, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसे x मान लें, कितना मान लें x, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आंसर आएगा 15 into 6 इज इक्वल टू 18 into x, ठीक है। तो 15 into 6/18 इज इक्वल टू x। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करा, 6 3 18 और 3 5 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 5। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 5। अ रेशियो हैज डैश यूनिट, जैसे कि हम शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं, रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि रेशियो की डेफिनेशन ये होती है कि दो सिमिलर क्वांटिटीज का डिवीजन करना हमारा क्या होता है, रेशियो। तो अगर दो सिमिलर क्वांटिटीज होंगी, जैसे 2 kg पोटैटो एंड 3 kg राइस, अगर हम इन दोनों को ही डिवाइड करेंगे, इनका रेशियो डिवाइड करेंगे, तो kg से kg क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और हमारे पास सिर्फ क्या बचेंगे, नंबर्स, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसलिए अ रेशियो हैज नो यूनिट, ठीक है। POE इसका फुल फॉर्म है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, जो कि हमने
रेशियो और सॉरी प्रोपोर्शन की जो डेफिनेशन थी उसमें पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये हमेशा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेशियो इक्विवेलेंट टू 2:5, यानी इक्विवेलेंट रेशियो में पता करना है। तो एक टॉपिक था जिसमें हमने ये पढ़ा था, एक फॉर्मूला था जो हमने पढ़ा था कि अगर कोई रेशियो गिवन है और उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें वही इक्विवेलेंट रेशियो मिलता है, ठीक है। सेम टू सेम रेशियो हमारा जनरेट होता है, लेकिन उस रेशियो की वैल्यू अलग होती है, बट वो बिल्कुल सेम रेशियो ही होता है। उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम सेम नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो रेशियो बन के आएगा वो कितना होगा, इक्विवेलेंट रेशियो। हमें जो रेशियो गिवन है वो कितना है 2:5 और हमें इसका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेशियो। तो इक्विवेलेंट रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज करिए 2:5 मैंने लिखा तो इसको मैं लिख सकता हूं 2/5। अब मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि चारों में से कोई एक आंसर यहां से मैच कर जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई करूं, 8 से, तो 2 8 जा 16 और 5 8 जा 40, यानी जो आंसर आएगा वो कितना होगा 16/14। इसको हम लिख सकते हैं 16:40। क्या ये हमारा ऑप्शंस में गिवन है, बिल्कुल ये वाला। तो इक्विवेलेंट रेशियो टू 2:5 का जो आंसर है वो कितना आएगा 60:40, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखा और कई क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे। क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व करने से हमारी ज्यादा प्रैक्टिस होती है और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं, इसीलिए हमने इतने क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे और रेशियो और प्रोपोर्शन का टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।